खैर मैं इंग्लैंड आ गई अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन इंग्लैंड आके इंग्लिश ना बोलना मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ आपकी होस्ट रत्नाश्री। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आपने इस चैनल को क्लिक करके बहुत अच्छा किया, क्योंकि यहाँ मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जो आपने पहले कभी नहीं सुनी हो। मैं सारे एनआरआईज की पोल खोलने जा रही हूँ। आपको तो एक्सपीरियंस होगा कि जब ये एनआरआईज इंडिया जाते हैं तो बड़े शो ऑफ करते हैं, और इंडिया तो बहुत डर्टी है, यहाँ बहुत शोर हो रहा है, और अगर मुझे एक सूप भी पीना है तो 5 स्टार में ही जाऊंगा। दूसरों को छोड़े, मैं भी एक एनआरआई हूँ। इंडिया जाके मेरा भी यही टशन होता था। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल झाका आपने, मुझसा बुरा न कोई। ये जो 2 लाइन है वो मेरे पे ही सूट करती है। मैं अपने बारे में एक ऐसी पोल खोलने वाली हूँ जो शायद किसी को पता नहीं था। मुझे इंग्लिश बोलना इंडिया में बिल्कुल भी नहीं आता था। मैं बहुत कॉन्शियस होकर प्रिटेंड करती थी कि मेरी इंग्लिश बड़ी अच्छी है, और जब भी किसी पार्टी में जाना हो और वहाँ लोग मिलते थे जिसके बारे में मुझे पता होता था कि वो इंग्लिश में ही पूछेंगे और मैं गोल हो जाऊंगी, मैं उनसे बच के भागती थी। मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता था कि मुझे इंग्लिश बोलने नहीं आती। ऑफ कोर्स हमारी अरेंज मैरिज थी। जब वो मुझसे मिलने आए थे और वो इंग्लिश में बोल रहे थे, उनके आने के पहले मैंने पापा से कह दिया था कि वो लड़का इंग्लिश में बात करेगा तो मैं क्या करूंगी। पापा ने कहा अरे नहीं नहीं, वो बहुत सीधे साधे हैं, वो तो हिंदी में बात करेंगे। लेकिन विडंबना ये है कि अगर आप इंग्लिश में ना बोले तो सामने वाला आपको अनपढ़ मान लेता है। ऐसा सिर्फ इंडिया में ही होता है। जब ये मेरे से बातें करने लगे तो मैं सिर्फ हाँ ना में आंसर कर रही थी, क्योंकि मुझे पूरी सेंटेंस आंसर करना आता ही नहीं था। हाँ मैं समझ जाती थी, लेकिन मैं आंसर बैक नहीं कर पाती थी। ओह माय गॉड, वो तो हाईली इम्प्रेस हो गए कि ओह लड़की बहुत सती सावित्री है, बहुत कम बोलती है। लेकिन मेरे इन-लॉज एनआरआई थे। उन्होंने पूछ ही लिया कि क्या आप इंग्लिश में बातें कर सकते हो। मैंने बस 3 वर्ड्स बोले थे, आई कैन स्पीक। ओके, शादी के बाद मैं दिल्ली में आ गई। दिल्ली में मैं ऐसी फेक सोसाइटी के बीच में रहती थी जिनके लिए आपकी पर्सनालिटी, आपका एजुकेशन, आपका नॉलेज, आपका नेचर कोई भी मायने नहीं रखता है। बस मायने क्या रखता है, पॉश कार, नाइस क्लोथ्स, स्पोकन इंग्लिश, दैट्स इट। मैं अक्सर पापा से लड़ती थी कि पापा आपने मुझे इंग्लिश मीडियम में क्यों नहीं भेजा। मैं बता दूं कि हम 4 भाई बहन हैं। हमारे 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, उस सब ने इंग्लिश मीडियम से अपनी शिक्षा ली है। सिर्फ मैं ही थी हिंदी स्कूल जाने वाली। और पापा रीजन बताते हैं कि उनका ट्रांसफर एक रूरल एरिया में हो गया था। जब मैंने स्कूलिंग स्टार्ट किया था वहाँ कोई भी इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था, तो घर में भी मेरे ब्रदर एंड सिस्टर सब इंग्लिश में बातें करते थे, मैं पूरी हिंदी भाषी। जब जॉब ढूंढने की बारी आई तो आपको पता है कि सारे हिंदी मीडियम स्कूल इंडिया में सरकारी होते हैं। उसके लिए तो प्रॉपर एग्जाम के थ्रू गुजरना पड़ता है। तो मैंने प्राइवेट स्कूल्स में अप्लाई किया जो सारे इंग्लिश मीडियम थे। वहां से मुझे एक स्कूल से कॉल आया। जब इंटरव्यू कॉल आया तो मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं अपने हस्बैंड को खींच के ले जा रही थी कि अगर गेट पे ही टीचर कुछ बोल देगी तो मैं क्या बोलूंगी। हालांकि उन्होंने बैठ के मुझे बड़े अच्छे से सारे क्वेश्चन एंड आंसर की तैयारी करवाई, जैसे आई एम रत्नाश्री, I love to work with children. Of course, इंटरव्यू में हेड टीचर को पता चले गया होगा कि मेरी इंग्लिश बहुत खराब है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दिया। फिर वही कहूंगी कि एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरी एजुकेशन बहुत से स्ट्रांग थी और मैंने बीएड भी किया हुआ था। मुझे लगता है कि अदर गर्ल्स जो आई थी इंटरव्यू के लिए उनके पास बीएड डिग्री नहीं थी। किसी तरह मुझे जॉब मिल गया, मैं स्कूल में काम करने लगी। लेकिन जैसे ही पेरेंट्स टीचर मीटिंग आती थी, ओह माय गॉड, मेरी तो हालत खराब हो जाती थी। मैं उनसे, पेरेंट्स से इंटरेक्शन करने से भागती होती थी। स्कूल टीचिंग का एक्सपीरियंस भी मेरे इंग्लिश को सुधारने में बिल्कुल भी असमर्थ रहा कि मैंने खुद से वो टीचिंग जॉब छोड़ दी। उसके पहले मैंने 2-3 स्कूल में ट्राई किया, बट अपनी असमर्थता को मैं खुद ही पहचानती थी, बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। सो इस जॉब को छोड़ के मैंने पेंटिंग सिखाना शुरू कर दिया, और मेरी जो इनकम थी जो यहाँ थी पेंटिंग को सिखाते यहाँ पहुंच गई। मेरी सोसाइटी में थोड़ी इज्जत बढ़ गई। वो सो कॉल लेडीज जो मेरे से दूर से ही बाय करके निकल जाते थे, या फिर जब वो मेरे करीब आते थे वो जानबूझ के ऐसे ऐसे वोकैबुलरी के साथ इंग्लिश बोलते थे कि मैं कुछ आंसर ही ना कर सकूं।
अब वो सभी मेरे स्टूडेंट बनने लगे। धीरे 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 मेरी रिस्पेक्ट बढ़ गई। मैं एक आर्टिस्ट के नाम से दिल्ली की सोसाइटी में जाने लगी। बट वो जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था इंग्लिश नहीं बोलने का, वो मेरे मन में घर कड़ा हुआ था और मैं किसी भी तरह इंग्लिश सीखना चाहती थी। तो जैसे ही मुझे इंग्लैंड आने की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं फट से तैयार हो गई। तब लोग मुझसे पूछने लगे कि तुम तो इतना अच्छा अर्न कर रही हो, तुम्हारी सोसाइटी में इतनी इज्जत है, तो फिर तुम क्यों इंग्लैंड जाना चाहती हो। मुझे पता था कि मैं डेस्परेटली इंग्लिश लर्न करना चाहती थी। उन लोगों को तो ये बिल्कुल नहीं कहा कि मैं इंग्लिश सीखने जा रही हूँ, उनको ये बताया कि मैं ब्रिटिश इंग्लिश सीखने जा रही हूँ। खैर मैं इंग्लैंड आ गई अपने इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा करने के लिए। लेकिन इंग्लैंड आके इंग्लिश ना बोलना मेरे लिए एक वरदान साबित हुआ। मुझे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस हुए इस इंग्लिश को ना बोलने के कारण, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी मैं कंटिन्यू करूंगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मेरे इस लाजवाब एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ बने रहें। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। फिर मिलेंगे।